एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे बेसिकली सीयूटी के ऊपर है, मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट नहीं है, बेसिकली पीवाईक्यू के ऊपर है। 2023 में जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर है, ठीक है। 2023 में जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया था उसका क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है पार्ट 2 रहने वाली है, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसमें 25 क्वेश्चन। वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी इसलिए भी हो गई क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, ठीक है। तो पार्ट 2 की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको मॉक टेस्ट की बुक लेनी है या मॉक टेस्ट लेने हैं तो पीवाई मैंने क्या नाम है 39 रुपीज़ प्राइस है मॉक टेस्ट, और 5 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप जाकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या बुक परचेज करनी है तो बुक भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक है। अब यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, पहली बात तो 26वां क्वेश्चन था क्या जो 2023 में आया था। 26वां क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये लोगों को पहचानना है कि ये लोगो किससे संबंधित है। आप लोग देख रहे हो ये लोगो, तो ये लोगो आपके अनुसार किससे संबंधित होना चाहिए। देखो, नाटो का तो है ही नहीं, यूएसएसआर का हो ही नहीं सकता। यूएसएसआर का आपको पता है किस तरीके से था। लीग ऑफ नेशन का नहीं है, यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन है क्या। लीग ऑफ नेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, ताकि कोई वर्ल्ड वॉर दोबारा से ना हो। लेकिन आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन एक विफल हो गया वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन की जगह हमने एक यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी, कब 1945 में, ठीक है। जिसका लोगो मैंने ऊपर यहाँ डिस्कस कर रखा है। तो ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन। अब बाकी हम आते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे अब आप लोग कह रहे होगे 26वां और ये सारे क्वेश्चन का है, मतलब 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। बाकी यहाँ पे इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1952 में आप लोगों को पता होगा, पहला जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, लोकसभा सॉरी, ठीक है, लोकसभा का। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1952 के चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किसके भी चुनाव हुए थे, तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे 1952 में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रथम आम चुनाव जो था 1952 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनसंघ, आपको पता है भारतीय जनसंघ एक क्या है, पार्टी है। तो भारतीय जनसंघ को कितने यहाँ पे वो मिली थी, कितनी सीट्स मिली थी, यानी कितनी सीट्स पर ये विफल मतलब जीती थी। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सीटें ही इसे 1952 के इलेक्शन में सीटें मिली थी भारतीय जनसंघ पार्टी को, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे ताशकंद समझौते के बारे में बात करते हैं, तो ताशकंद समझौता पहले आप लोग समझ लो। जो वो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, किसके बीच हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे, और जनरल अयूब खान ये जो थे कहाँ से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान से, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये पूछा है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और भारत की तरफ से यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे जनरल अयूब खान थे, ठीक है। तो अयूब खान जो थे, और भारत से लाल बहादुर शास्त्री थे। और आपको पता होगा ताशकंद एग्रीमेंट के समय ताशकंद जो है वो जगह का नाम है, और यहीं पे जो है ताशकंद में हृदय गति रुकने से इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। किनकी, भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं जो लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई थी। ये कहा जाता है कि उनकी डेथ जो है एक हार्ट अटैक से हुई थी। कोई कहता है अलग है, कुछ अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन एक नॉर्मल अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एक हार्ट अटैक माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो बेसिकली इसमें जो है आपका फेमस यहाँ पे पूछा था, फेमस यहाँ पे सैट्रिक नोवेल ऑफ इंडिया प्लान इकोनॉमी राग दरबारी वाज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी, पहली बात तो ये बताओ कि भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था पर प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो जो थे वो थे श्रीलाल शुक्ल। तो इसे आप लोगों का ये है एक तरीके से रट्टा वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखो। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 1971 के चुनाव में जो कांग्रेस आर थी उसने कितनी सीटें जीती थी। अब यहाँ पे कांग्रेस आर थी और एक कांग्रेस ओ थी, आपको पता होना चाहिए, दो कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी उसका इंटरनल डिवीजन हो गया था, ठीक है, इंटरनल डिवीजन हो गया था। आपको पता होगा 1969 में भी कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल पे फूट पड़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तो इंदिरा गांधी किसी और को सपोर्ट कर रही थी, और आज जो पार्टी के लोग थे वो अपना किसी और प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, ठीक है, जो आपका राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भी काफी मतभेद देखे गए थे पार्टी के अंदर, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। तो 1971 के चुनाव में जो कांग्रेस आर थी
उसे कितनी सीटें मिली थी, उसे मिली थी 1975 सीटें, बहुत ज्यादा स्कोर करा था यहाँ पे, 375 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में आपातकाल घोषित किया गया। तो ये जो था ऑलरेडी, अगर ये आप लोग देखो, मैंने पार्ट 1 में जो डिस्कस कर रखा है उसमें क्वेश्चन था कि 1975 में लगी इमरजेंसी। तो अगर आप लोग नहीं समझ पाते तो एक तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा था, क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे रखा था। तो उसमें क्या था, 1975 में लगी भारत में इमरजेंसी क्या थी, कि इमरजेंसी में ये पॉइंट दे रखे थे, स्टेटमेंट थे, उसमें आपको पता लगाना था। तो जाहिर सी बात है 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी, जो 1977 तक चली थी, 1975 से 77 तक। फिर 1977 में बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है, मैं अब और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इमरजेंसी के बारे में, मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है, तो उसे जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 32वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा है क्या नाम है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सीधे समाजवादी पार्टी के विभाजन और पुनर्मिलन से बनी थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम सोशलिस्ट पार्टी स्प्लिट एंड रीयूनियन। तो वो कौन सी पार्टी थी, यहाँ पे वो ये वाली पार्टी थी, बी, ठीक है। इसे रट्टा मान लो, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक है, प्रजा पार्टी। और अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करी गई है यहाँ पे कि 1947 में किस रियासत, हाँ 1947 में किस रियासत ने भारत के साथ स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो वो कौन सा राइट आंसर है, वो था हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद ने जो है समझौता किया था भारत के साथ, ठीक है। तो मतलब भारत के स्थिरता समझौता करा था यहाँ पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था वो 1947 में हैदराबाद के साथ किया गया था भारत का, ठीक है। तो राइट ए आंसर इसका है। और 34वें क्वेश्चन की बात करूँ तो 34वें क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे आपका पूछा गया है, जब तक ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करते रहे तब तक उन्हें अपने आंतरिक मामलों पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण प्राप्त था। तो ये कौन से थे जिन्हें नियंत्रण प्राप्त था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। स्टेट एंजॉय सम फ्रॉम कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर एज लोग एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी। तो वो बेसिकली सर्वोच्चता में प्राप्त होती है चीजें, ठीक है। तो ये सी इसका राइट आंसर है। और ये जो है 35वां क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है। और मैचिंग का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, आपको यहाँ पे नीचे ये जो है दिए होते हैं, इसमें से आपको पता लगाना होता है। तो पहली बात, अगर आपको इनमें से 2 से 3 चीजें पता है तो आप ये सोल्व कर ले जाओगे। जैसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तब ये नारा दिया गया था जवान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री, इसके ए के थर्ड है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ए का फर्स्ट है, तो ये तो ऑलरेडी कट गया, दूसरा भी कट गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ए का थर्ड, ए का थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ गरीबी हटाओ आंदोलन सबको पता है, ये किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो है क्या है, सेकंड है, तो यहाँ पे बी का सेकंड है, ये हमारा सोल्व हो गई पजल। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे पजल आप देखो सोल्व हो, क्योंकि यहाँ पे बी का फर्स्ट दे रखा है, बी का फर्स्ट होगा नहीं, तो लेकिन ये ध्यान रखना। बाकी अगर हम सी का फर्स्ट देखें, नॉन कांग्रेसिज्म यहाँ पे किसने दिया, राम मनोहर लोहिया ने। और नक्सल मूवमेंट का संबंध किससे था, तो चारू मजूमदार, सबको पता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सोल्व करनी होती है। और बाकी अगर हम नीचे आते हैं क्या नाम है 36वें नंबर क्वेश्चन पे, तो 36वें नंबर क्वेश्चन जो है बेसिकली किससे संबंधित है, यहाँ पे पहचाने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचानना है, जो सेकंड जो आपकी 5 ईयर प्लान थी उससे संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला कि जो है सरकार ने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए निर्यात पर पर्याप्त टैरिफ लगाया, क्या ऐसा था या नहीं था, बताओ है, ऐसा था, तो ऐसा बताओ। और चलो ये डिस्कस करते हैं थोड़ा अभी। और बी है यहाँ पे, द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये तो एकदम करेक्ट है कि हमने जो है किस पे जोर दिया था, सबसे ज्यादा हैवी इंडस्ट्री पे जोर दिया था, सेकंड जो हमारी 5 ईयर प्लान थी। सी क्या है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वांटेड टू ब्रिंग अबाउट द क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तुरंत एकदम बहुत अच्छे से परिवर्तन लाना था, संरचनात्मक परिवर्तन लाना था। तो यहाँ पे हमारा जो है ये भी एकदम करेक्ट है। तो बी और सी तो यहाँ पे हमारा सही है, लेकिन हमें रोंग पहचानना है, ठीक है। डी की बात करते हैं। डी में क्या है कि भारत जो है तकनीकी रूप से उन्नत था, इसलिए उसे वैश्विक बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी, तो ये तो एकदम गलत है। और अगर हम पहले की बात करें तो सरकार ने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए निर्यात पर पर्याप्त टैरिफ लगाया, तो भारत ने ऐसा कुछ नहीं करा था, टैरिफ नहीं लगाया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ए और डी यहाँ पे गलत है, तो ए और डी यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। तो ए हमें रोंग स्टेटमेंट पहचानना था, तो रोंग स्टेटमेंट ए और डी था।
जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बुक बता रखी है, अमेजोन किंडल से आप लोग बुक परचेज कर सकते हो। ई बुक है, बुक की प्राइस जो है 139 है। और आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने 9656619805, इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो अगर आपको बुक परचेज करनी है। या फिर अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो उसकी प्राइस 39 रुपीज़ है। मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, जिसमें मैंने 5 मॉक टेस्ट दे रखे हैं जो किस तरीके से आपका पेपर होता है, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। जो बुक है ये बेसिकली लेटेस्ट एनटीए बेस्ड सिलेबस है, और जो आपकी चैप्टर वाइज मॉक्स एमसीक्यू मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको समरी मिलेगी इस बुक में, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो 5 मॉक टेस्ट होंगे। बाकी अगर सिर्फ आप मॉक टेस्ट ही खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस 39 रुपीज़ है। तो अमेजोन किंडल से आप लोग परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अदरवाइज अगर आपको दिक्कत होती है अमेजोन किंडल पे तो आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 37वां क्वेश्चन बेसिकली हमारा किससे संबंधित है। 37वां क्वेश्चन जो है हमारा संबंधित है, इनमें से कौन सा 1946 से 1957, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया, ये क्या है 1954 है कि मेरे ख्याल 54 है, ये 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है 7 हटाओ, ये 7 गलत लग गया लग रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इनमें से कौन सा जो 1946 से 54 तक भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था। तो भारत की विदेश नीति का हमें उद्देश्य बताना है, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य जो था क्या था, संप्रभुता को बनाए रखना, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि भारत सोवरेन कंट्री है। पहली बात तो भारत एक सोवरेन कंट्री है, अपनी संप्रभुता, भारत एक सोवरेन स्टेट है, संप्रभुता है भारत की, भारत अपने डिसीजन खुद ले सकता है, कोई भी भारत की सोवरेनिटी पर सवाल नहीं उठा सकता, और ना कोई, अगर भारत कोई डिसीजन ले रहा है तो कोई कंट्री जो है भारत पे सवाल खड़ा नहीं कर सकती। तो ये पहला तो स्टेटमेंट एकदम राइट है। और हमें यहाँ पे नहीं, जो उद्देश्य नहीं था, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और यहाँ पे प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, ये एकदम करेक्ट है। आप लोगों को मैं बताऊं, भारत का अगर कोई भी पार्ट जो है भारत का हिस्सा बन गया तो वो भारत का हिस्सा हमेशा मरते दम तक रहेगा, ठीक है। भारत का हिस्सा अगर कोई बन जाता है, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, अगर जैसे सिक्किम है, सिक्किम भारत में बहुत बाद में शामिल हुआ था, तो अब वो भारत का पार्ट है, भारत के पार्ट से अलग नहीं हो सकता ये कोई भी। तो इसी वजह से जो भारत है वो प्रोटेक्ट करेगा अपने जमीन को लेके, ठीक है, अपनी क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान रखेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है। और यहाँ पे पहला दूसरा भी करेक्ट है। तो यहाँ पे सी की बात करें, प्रोमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो त्रिवार्षिक विकास को बढ़ावा देगा भारत, ये एकदम करेक्ट है कि भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, एकदम राइट आंसर है। लेकिन चौथा अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे देख लिखा है, एडवोकेट अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका समर्थक विदेश नीति की वकालत करना। तो भारत जो है यूएसए का पहले भी सपोर्टर नहीं था, ये ध्यान रखना है। और भारत जो है किसी का सपोर्ट नहीं करता, ना यूएसए और ना यूएसएसआर का, ठीक है, दोनों का सपोर्ट नहीं करता था उस टाइम पे। तो भारत, आपको पता है ना किस में था भारत, नेम में था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल था, जो 1961 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का काम क्या था कि दोनों कंट्री, यानी जो उस टाइम पे चल रही थी, दो कंट्री यूएसए और यूएसएसआर, किसी का भी भारत को पार्ट नहीं बनना था और अपनी खुद की रक्षा करना था। और बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो युद्ध चल रहे थे उन्हें यहाँ पे एक तरीके से समाप्त करना, या एक तरीके से उन्हें कम करने का प्रयास करना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का काम था, विश्व में शांति बनाए रखने का काम था इसका, जिसमें भारत भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर था। तो बेसिकली यहाँ पे तो यूएस का तो सपोर्ट था ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी। अब 38वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आता है, भारत में राजनीतिक शताब्दी में आयाराम गयाराम, आपको पता होगा, जो 1967 से इलेक्शन से संबंधित है। आयाराम गयाराम का नाम क्या था, गयालाल नाम था, ठीक है, गयालाल नाम था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हरियाणा से, ठीक है, ये हरियाणा की राजनीति से संबंधित थी। और ये शब्द लोकप्रिय हुआ, जिसमें स्टेटमेंट हमें वर्णन करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला इसमें कहा है कि ये विधायक रामलाल द्वारा पार्टी बदलने का अद्भुत कारनामा, या फिर विधायकों द्वारा बार बार पार्टी बदलने और राजनीतिक निष्ठा बदलने की प्रथा, यह प्रेस विज्ञप्ति जिसमें घोषणा की गई कि रामलाल अपनी पार्टी बदल रहे हैं, गयालाल ने कई बार अपनी पार्टी बदली। तो ये आपको पता होगा, गयालाल ने कई बार एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 3 पार्टियां बदल ली थी। और ये वाला भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पे सी जो है इसका गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है, जिसमें कहा है कि प्रेस विज्ञप्ति जिसमें घोषणा की गई कि रामलाल जो है वो अपनी पार्टी बदल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, पहली बात तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और बाकी अब आते हैं 39वां क्वेश्चन।
39वां क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसू की फुल फॉर्म क्या है। ऑल असम, यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इसकी फुल फॉर्म है, आपको एक बार चेकआउट कर लेना, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये होगा नहीं एंटी अरुणाचल एशियन होगा नहीं, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंसू इसकी फुल फॉर्म है। आंसू जो थी ये इसका मेन मकसद क्या था, आप जल्दी बताओ कमेंट करके, जो आप बता सकते हो, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बाकी मैंने बुक में भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और बाकी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो एक रीजनल इंस्पिरेशन को लेकर क्वेश्चन था, ये 40वां क्वेश्चन है और ये आया था 2023 का ही, बेसिकली 2023 के ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सेपरेटिज्म एंड इंटर स्टेट ऑटोनॉमी हो गया, रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक पे बेसिस पे क्या बना था, तो यहाँ पे जो है सी इसका राइट आंसर है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ, आप इसे मैच कर सकते हो, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 जो है मेरा बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी। 41 क्वेश्चन है जो हमारा नामदेव ढसाल से संबंधित है। तो नामदेव ढसाल जो थे वो मुख्य रूप से किस रूप में जाने जाते हैं, तो एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, रिवोल्यूशनरी पोइट के रूप में जाने जाते हैं, नामदेव ढसाल। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 है या चैप्टर नंबर 7 है, जो चेकआउट कर लेना। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर है, बाकी मैंने ऑलरेडी बुक में दे रखा है। और 42वां क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो संबंधित है निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार के रूप में वर्गीकृत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है बेसिकली यहाँ पे उसमें बात करी गई है, तो पॉलिटिकल राइट एक ह्यूमन राइट सबसे पहले है, ह्यूमन राइट है, और इकोनॉमिक सोशल राइट ये भी है, और जातीय और स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अधिकार, भाषाई अधिकार, तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि डी में भाषाई अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल राइट जो है सबको देना। पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या होता है, राजनीतिक अधिकार का मतलब ये होता है कि वोटिंग राइट है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, हम देखते हैं ना एमपी एमएलए को चुनते हैं, तो वोटिंग राइट है हम पे हमारे पास। और वोटिंग राइट के साथ साथ हमें पॉलिटिकल जो है क्या नाम है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार है या इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो ये हम कहते हैं पॉलिटिकल राइट है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल राइट। इकोनॉमिक और सोशल राइट बेसिकली ये है, सोशल इकोनॉमिक का मतलब ये है, इकोनॉमिक का मतलब ये है कि कोई भी अमीर और गरीब नहीं रहेगा, अमीर व जो गरीब है वो, ऐसा नहीं है कि अगर पानी है, जैसे एक पानी है, कोई कुआं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पानी जो है मतलब जो कुआं है वो अमीर का ही है, वो गरीब भी उस कुएं को यूज करेगा और अमीर भी उस कुएं को यूज करेगा। ठीक है, तो ये चीजें अमीर गरीब दोनों बराबर हैं इकोनॉमिक बेसिस पर। ठीक है, और सोशल राइट आपको पता होगा, मिनिमम वेजेस भी भारत में तय है कि इतना पगार मिलेगा। और अगर हम बात करें आगे चल के बात करें तो सोशल राइट की बात करें, तो सोशल राइट में बेसिकली क्या होता है, सोशल राइट है यहाँ पे, सोशल राइट का मतलब क्या होता है, तो सोशल राइट का जो मतलब होता है कि सोशली जो है बेसिकली किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करा जाएगा, जैसे सब लोग जो है बराबर हैं, तो यहाँ पे जो है सब लोग जो है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सब लोग बराबर हैं सोशल लेवल पे। ठीक है, तो सोशल लेवल पे यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा, तो इसी को हम सोशल राइट्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनॉरिटी के राइट आपको पता ही है, जाति और स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब आदिवासी होता है, जो बहुत पहले से उस देश में रहते हुए आ रहे हैं, तो जैसे बहुत पहले से देश में जो भारत में स्वदेशी और आदिवासी शब्द यूज किया जाता है, तो डी इसका भाषाई अधिकार आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं 43 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटीज जो है बेसिकली और या फिर ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है। अब ये जो है ग्लोबल कॉमन होता क्या है, ग्लोबल कॉमन का मतलब जो होता है उसका साफ साफ मतलब है ग्लोबल कॉमन कि किसी एक इंडिविजुअल का राइट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का राइट है उस चीज पर। ठीक है, पूरी दुनिया का राइट है, यानी एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन होगा, और यहाँ पे सभी का राइट है, किसी एक इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी का यहाँ पे अधिकार नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे जो आपका ग्लोबल कॉमन का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे जो हिस्सा नहीं है ग्लोबल कॉमन, तो यहाँ पे बेसिकली सहारा रेगिस्तान पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पे मैं बताऊं आपका किसी का राइट नहीं है। सहारा रेगिस्तान पे तो आपको पता है कि यहाँ पे अधिकार है एक कंट्री का। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका पे किसी का राइट नहीं है। अंटार्कटिका में आपको मैंने बता रखा है, शायद 8 नंबर चैप्टर है, आप लोग जो एनवायरमेंट से संबंधित है, मैंने अपने बुक में ये समझा रखा है।
अंटार्कटिका पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, और वहां पे जो है रिसर्च के पर्पज से कंट्रियां वहां पे जाके रह सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं अंटार्कटिका पर, ठीक है। तो अंटार्कटिका पर बेसिकली सभी कंट्रीज शामिल हैं जो जिन्हें रिसर्च करनी है वो वहां जा सकती है, किसी एक इंडिविजुअल को वहां राइट नहीं है। आप लोग कहो कि अंटार्कटिका पर सिर्फ यूएसए का राइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे इंडिया का भी राइट है, रशिया का भी राइट है, और बहुत सारी कंट्री का राइट है। और बाकी वायुमंडल एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उस पर क्या किसी का राइट है वायुमंडल पे? नहीं। एटमॉस्फेयर पे किसी का राइट नहीं है, सभी का राइट है इंडिविजुअल। और यहाँ पे ओशन फ्लोर महासागर तल पर भी सभी का अधिकार है। तो हम सभी को बात करते हैं तो ये तीनों पे सभी का राइट है। तो ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या होता है? ग्लोबल कॉमन का मतलब होता है जिसमें सबके राइट मतलब सबके चीजें ले सकते हैं, यानी एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, या फिर सभी के राइट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सभी का राइट है, यानी किसी एक का राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंट्री वहां पे करेगी। बाकी यहाँ पे एक 44वां क्वेश्चन है, देखो इमरजेंसी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी से रिलेटेड 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे इमरजेंसी से रिलेटेड। जैसे मई 1977 में जनता पार्टी सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के दौरान मद्देनजर सत्ता के दुरुपयोग, ज्यादतियों और कदाचार के आरोप की कार्यवाही पहलुओं की जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्त किया। उसका नाम बताओ। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने कहा 1975 में आपातकाल लगा था, जो कि मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो आपातकाल इमरजेंसी का मतलब क्या था? आपातकाल जब खत्म हुआ 1977 में, तो 1977 में जब आपातकाल को खत्म किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। अब जनता पार्टी पे भी काफी अत्याचार हुआ था, क्यों? क्योंकि जनता पार्टी में कौन से विपक्षी दल थे, तो विपक्षी नेताओं को तो बहुत अत्याचार कराया गया था, इमरजेंसी में जेल के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे जनता पार्टी जब सत्ता में आई 1977 में, सत्ता में आई जब इनकी पार्टी बनी, तो इन्होंने इमरजेंसी को लेके कि इमरजेंसी में क्या क्या चीजें हुई, कितनी गलत चीजें हुई, तो इमरजेंसी की एक तरीके से जांच करना था। और ये जो जांच कमेटी का नाम था वो था शाह कमीशन, या हम इसे कहते हैं शाह जांच आयोग, जिसका नाम है जांच। तो जांच का मतलब क्या था? इमरजेंसी की दोबारा से देखना था कि किन चीजों को लेकर इमरजेंसी लगाई गई है, या क्या किस मतलब क्या क्या दुरुपयोग किया गया, सत्ता का कैसे दुरुपयोग हुआ। शाह जांच आयोग का ये सारा काम था, इमरजेंसी से रिलेटेड शाह जांच आयोग का काम था, ठीक है। और सरकारिया कमीशन बेसिकली आपका जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, ये ध्यान रखना। सेंटर स्टेट कमीशन का मतलब क्या है? मतलब जो सेंटर स्टेट के रिलेशन है, ठीक है, कि किसके पास कितना राइट रहेगा, क्योंकि भारत में क्या होता है, जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, हमेशा उसमें क्लेश देखने को हमें मिलता है, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट होती है तो ज्यादा क्लेश होता है, ठीक है। तो एक सरकारी कमीशन बना था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से 1983 में बना था ये, जो सेंटर स्टेट के रिलेशन को लेके बना था। फिर एक होटा कमीशन और एक मेहता कमीशन है। मेहता कमीशन किससे संबंधित है? मेहता कमीशन जो है पंचायत समिति से संबंधित है, मतलब पंचायतों को लेकर संबंधित है। पंचायत आपको पता होगा, ये जो है 73 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है पंचायत लाया गया था, ठीक है, 1992 में। और बाकी अगर हम 45वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कौन सा संस्थापक सदस्य नहीं था? तो नहीं था यहाँ पे पूछा। अब टीटो, देखो मैंने कहा भारत जो है एक फाउंडिंग मेंबर था, किसका? नेम का। नेम का मतलब क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी पहली बैठक 1961 में कहाँ पे हुई? बेलग्रेड में हुई थी, ठीक है। तो बेलग्रेड में इसकी पहली बैठक हुई। नेम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि मैंने कहा 1945 से और 1990 तक दुनिया जो थी वो दो पार्ट में थी, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, और अधिकतर कंट्री को यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे, यूएसएसआर को। तो वहीं पे 5 ऐसे नेता थे जो 5 फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने क्या करा, एक नाम जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने की सोची थी, जो आगे चल के ये नाम 1961 में इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और मेरे ख्याल से 25 सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे पहली बैठक में, आप चेकआउट कर लेना जितने देश थे। और हालांकि इसे हमने बुक में भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब नाम जो थी बेसिकली उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि किसी भी कंट्री में शामिल न, या किसी भी कंट्री को सपोर्ट ना करते हुए, बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना, एक शांति स्थापित करना है, ठीक है। एक युद्ध ना बदले, ठीक है, युद्ध ना हो। और बाकी नाम का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो कंट्री आजाद नहीं हुई है उनके आजादी की डिमांड करना, कि आप लोग मतलब आजादी जिन्हें नहीं मिली, क्योंकि अधिकतर कंट्री किसके गुलाम थी, या तो यूके की गुलाम थी या यूरोपियन कंट्रीज की गुलाम थी, ठीक है। तो आजादी दिलाने का भी मेन कारण नाम का ही था, ठीक है। तो नाम में बेसिकली ये अब्दुल नासिर हो गया, टीटो हो गया, जोसेफ ब्रोज टीटो हो गया, और नेहरू हो गए, ये तीनों जो थे ये फाउंडिंग सदस्य मेंबर थे, ठीक है, फाउंडिंग सदस्य मेंबर थे। निकिता क्रूश्चेव जो है बेसिकली ये कहाँ से? रशिया से संबंधित है।
तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर रशिया से संबंधित है, रशिया एक खुद किसका पार्ट था उस टाइम पे, यूएसएसआर का ही था, ठीक है, जो बाद में रशिया में बन गया, ठीक है, 1991 के बाद। तो जो आपका रशिया था वो क्या था, मतलब जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर से बिलोंग करते थे निकिता क्रुश्चेव। तो बेसिकली सीधी सी बात है, यूएसएसआर तो खुद युद्ध में शामिल हो रहा था बार बार यूएसए को टक्कर देने के लिए, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव तो वैसे ही नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि नाम का तो मेन उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना। तो ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो ये आप लोग पैराग्राफ रीड कर लो, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये 46 नंबर क्वेश्चन है जो सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। तो आप इसे रट्टा मार मतलब एक तरीके से पढ़ लो कि ये है क्या, ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 2023 का क्वेश्चन है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो बाकी मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। 46 क्वेश्चन यहाँ पे ये है, 46वां क्वेश्चन ये है कि द गवर्नमेंट इम्पोज सबस्टेंशियल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, चूज द करेक्ट ओपिनियन दैट इम्प्लाइज टैरिफ वेयर इन प्लेस टू। देखो, सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर पर्याप्त टैरिफ लगाया, सही विकल्प चुने जिसका तात्पर्य है कि टैरिफ निम्नलिखित कारणों से लगाया गया था। किन किन कारणों से टैरिफ लगाया गया, पहले बताओ। तो निजी क्षेत्र में अधिक उत्पादन या उत्पादों में निर्यात को बढ़ाना, या स्थानीय उद्योग को बढ़ाना है। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने स्थानीय उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा देना था। और दूसरी चीज, हैवी इंडस्ट्रियों को भी बढ़ावा दिया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो या शायद इसी वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था, मेन रीजन क्या नाम है, 1956 में आई थी, जिसमें मेन रीजन क्या था, उद्योग जो थे, हैवी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था, ठीक है। ये चीज थी, और जिससे भारत के पास पैसा भी इतना नहीं था, पैसा भी खत्म हो रहा था धीरे धीरे आगे चल के, ठीक है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि आगे चल के भारत में अकाल भी पड़ा था, ठीक है, 1960 में अकाल भी था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 1966 में हमारे पास क्या आई, एक हरित क्रांति आई, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन में अभी जो थी हमारे कौन थे यहाँ पे, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो थे कृषि वैज्ञानिक, इन्होंने काफी योगदान दिया। स्वामीनाथन को अभी रिसेंटली क्या मिला है, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया अभी रिसेंटली 2024 में, ठीक है। ये ध्यान रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में किस पर अधिक ध्यान दिया गया, तो मैंने पहली कहा हैवी इंडस्ट्री पर, ये जो मैंने ऊपर डिस्कस करा। तो एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान दिया पहली 5 ईयर प्लान में, 1951 की जो 5 ईयर प्लान थी। अब एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारी 5 ईयर प्लान होती है, यानी जो पंचवर्षीय योजना थी, वो किससे ली गई थी, तो वो रशिया ने सबसे पहले अडॉप्ट करी थी 5 ईयर प्लान। तो हमारा राइट आंसर है रशिया, ठीक है। तो रशिया से हमने ये चीज अडॉप्ट करी, या हम यूएसएसआर बोल सकते हैं। अगर रशिया और यूएसएसआर आता है तो आपको यूएसएसआर चुनना है, ठीक है, यूएसएसआर चुनना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि रशिया जो था वो 1991 में बाद में आया, ठीक है। गरीबी को कम करना, ये है नहीं, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। बांध बनाना, ये जो था, ये बांध बनाने का काम भी हम 1951 में देखते हो, फिर बाकी पंचवर्षीय योजना में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन जो है, 48वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन फ्लॉ द सेकंड 5 ईयर प्लान ड्यू टू विच इट लेड टू फूड स्टोरेज, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य खामी पहचान करें जिसका कारण खाद्यान्न की कमी हुई। तो खाद्यान्न की कमी क्यों हुई, मैंने आपको कहा था ना कि उद्योगों में हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब भारत में जब उद्योगों पे ज्यादा इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था भारत का 1956 वाला, तो यहाँ पे हमारी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया। अब भाई पैसा भी खत्म हो रहा था, और 1961 में हमारे पास क्या हुआ, अकाल पड़ गई। और अकाल सिर्फ भारत में नहीं पड़ा था, बल्कि पूरे वर्ल्ड में पड़ा था, या फिर एक एशियन कंट्री कह सकते हैं, जिसमें चाइना ने भी बहुत बड़ी मार झेली थी यहाँ पे अकाल की, ठीक है। अकाल पड़ा था जब 1960 में, और फिर अकाल भी पड़ा, फिर भारत में क्या हुआ, 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हो गया। फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ फिर एक और युद्ध हो गया। तो एक बहुत बड़ा लेवल पे जो था भारत का जो पैसा था वो खत्म होता जा रहा था, ठीक है। तो पहली बात, हमने उद्योगों पर अधिक इन्वेस्टमेंट करा था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि खाद्यान्न में जो थी हमारी वो कमी होने लग गई। खाद्यान्न में कमी होने से क्या हुआ, अकाल भी पड़ रहा था, ठीक है। और अकाल का जो मार थी वो सिर्फ भारत ने झेली थी, चाइना में भी बहुत बड़े लेवल पे अकाल झेला था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी था 48। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 जो 49 नंबर है कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का मसौदा किस नेतृत्व में तैयार किया गया। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसका जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था, वो पीसी महालनोबिस। ये कौन है, एक इकोनॉमिस्ट है, ये आपको याद रखना है, पीसी महालनोबिस। और इन्हीं के थ्रू इन्होंने मसौदा तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था सेकंड 5 ईयर प्लान का, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने करी थी आप लोग बताओ, और सेकंड का तो यहाँ पे पीसी महालनोबिस आएंगे, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन का संबंध जो है बेसिकली किससे संबंधित है, वर्गीस कुरियन जो है आपकी दूध क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन तो यहाँ होंगे ही नहीं, ठीक है।
और बाकी आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे 50 नंबर, और ये 2023 का फाइनली यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया, 2 पार्ट ऑलरेडी आ गए। तो लास्ट क्वेश्चन है कि देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाया गया मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी द मेन गोल एडोप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मेन रीजन क्या था, पहली बात तो क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था था, आप लोग कहोगे बिल्कुल जी हाँ। अब यहाँ पे आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। समाजवादी विचारधारा तो भारत ने कभी अपनाई नहीं, ना पूंजीवादी। हालांकि पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब दोनों ड्राफ्ट आए थे भारत के पास कि भारत जो है पूंजीवादी विचारधारा अपना ले, जिसमें हमने पूंजीवादी विचारधारा में हमने देखा कि बॉम्बे प्लान आया था जो 1944 में आया था। और बॉम्बे प्लान के मुख्य जो थे वो कई सारे उद्योगपति थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि क्या नाम है, भारत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाना चाहिए। हालांकि जब भारत आजाद हुआ तो ना भारत ने सोशलिस्ट सिस्टम अपनाया ना कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया, भारत ने इन दोनों का मिश्रित रूप अपनाया। भारत जो है कैपिटलिस्ट भी होगा और सोशलिस्ट भी होगा। कैपिटलिस्ट अगर हम देखते हैं, भारत ने क्या करा 1991 की पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया, कृषि पे। अधिकतर यहाँ पे कृषि पे ध्यान दिया गया, नॉर्मल चीजों पे ध्यान दिया गया, एक सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा पर ध्यान देगा। लेकिन अगर 1956 की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री पे, हैवी इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। फिर 1991 के बाद तो हमारे यहाँ पे पता ही है कि 1991 के बाद एलपीजी अपनाई, लिबरलाइजेशन, ठीक है। एल और पी हो गया यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, और जी से मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में आपको पता ही होगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। और यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा थोड़ी सी अलग है, कम्युनिस्ट विचारधारा सोशलिस्ट विचारधारा से अलग है। कम्युनिस्ट विचारधारा के डिस्कस मैंने अच्छे से कर दूंगा अगर आप कुछ चाहते हो, ठीक है। तो खैर पूरे यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया। बाकी सीयूटी यूजी की पॉलिटिकल साइंस की बुक आपको मिल जाएगी अमेजोन किंडल, और पीडीएफ अगर बुक की चाहिए तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर, पीडीएफ मिल जाएगी। बुक प्राइस 139, मॉक टेस्ट का प्राइस 39, ठीक है। आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। बाकी और मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करना। मॉक टेस्ट की अभी 2 वीडियो और आएगी जिसमें 2 पार्ट होंगे, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो।